चले डियर स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, तो हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? जैसे जितनी भी मूविंग बॉडीज है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स है, लाइक कार, a ball thrown in the air, ये कुछ चीजें, ये मूविंग ऑब्जेक्ट्स है जो एक डेफिनिट पाथ में मूव कर रही है। दैट मूव इन दे मूव इन अ डेफिनिट पाथ, एक डेफिनिट पाथ और ट्रेजेक्टरी में मूव कर रहे हैं। बड़े ऑब्जेक्ट्स, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, लाइक we have a car, we have a ball thrown in the air, they move in a definite, if they move in a definite path, हम क्या कर सकते हैं? We can calculate, हम कैलकुलेट कर सकते हैं their position and momentum with great accuracy at any instant of time. किसी भी वक्त ये ऑब्जेक्ट्स की हम, आप समझ रहे मेरी बात क्या है? मूविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक कार, अ बॉल थ्रोन इन द एयर, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर ये अपने डेफिनेट पाथ में मूव कर रही है तो हम इनकी पोजीशन और मोमेंटम विद ग्रेट एक्यूरेसी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी वक्त। व्हाट दीज आर द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर यही चीज हम अप्लाई करें एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के लिए, we want to calculate the position and the momentum of a microscopic particle like electron with great accuracy and certainty. It is impossible. हेज़नबर्ग ने यही चीज समझाया कि it is impossible कि आप एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए यह चीज कर सकते हैं। कौन सी चीज? कि उसकी पोजीशन और मोमेंटम आप एक साथ कैलकुलेट कर सकते हो विद ग्रेट एक्यूरेसी। ये इम्पॉसिबल है। तो हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो क्या स्टेट करता है? वो लिखिए, इट स्टेट्स दैट इट्स इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल like electron simultaneously with great accuracy. मतलब ये कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है लाइक इलेक्ट्रॉन, उसका पोजीशन, एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, ये उसका पाथ है, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन के दोनों चीजें, क्योंकि एक मूविंग पार्टिकल है, इसके दोनों चीजें आप एक साथ नहीं कैलकुलेट कर सकते हो विथ ग्रेट एक्यूरेसी। क्या क्या चीज? आप इसका पोजीशन, आप इसका मोमेंटम, दोनों चीजें एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम। किसका? इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो इसका कुछ, इसके किसी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ये अपनी पोजीशन भी चेंज करता है, इसका मोमेंटम भी चेंज होता है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है, इसके दोनों चीजें, इसकी पोजीशन और इसका मोमेंटम आप ग्रेट एक्यूरेसी के साथ एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। इफ एट वन टाइम यू कैन कैलकुलेट पोजीशन, अगर आप एक बार एक वक्त पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं, एट द सेम टाइम यू कैन नॉट कैलकुलेट मोमेंटम। ठीक है, लाइकवाइज if you at one time you can calculate momentum, at the same time you cannot calculate position. ये चीजें हैं कि एक साथ अगर डेल्टा एक्स, इफ डेल्टा एक्स द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा एक्स द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और डेल्टा पी इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। हेज़नबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझ आया? क्या है कि इट इज इम्पॉसिबल टू calculate or determine the position and the momentum of a microscopic particle like electron simultaneously with great accuracy. एक साथ नहीं कर सकते दोनों चीजें कैलकुलेट। एक इलेक्ट्रॉन के बारे में जो ऑर्बिट में घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, इसकी पोजीशन और मोमेंटम एक साथ आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर मैंने क्या बोला
कि अगर इस इलेक्ट्रॉन का डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है और डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, जिस बार डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन सर्टेन बन जाएगा, इफ यू विल कैलकुलेट इट, डेल्टा पी जो है वो अनसर्टेन हो जाएगा। यू कैन नॉट कैलकुलेट डेल्टा पी एट दैट टाइम। जिस वक्त डेल्टा एक्स सर्टेन हो जाएगा, मतलब यू विल कैलकुलेट डेल्टा एक्स एट द सेम टाइम, यू कैन नॉट कैलकुलेट डेल्टा पी। अनसर्टेनिटी विल बी देयर इन द when there will be certainty in position। जब आप पोजीशन कैलकुलेट करोगे इसी इलेक्ट्रॉन का, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो एक ऑर्बिट में घूम रहा है, एट द सेम टाइम यू कैन नॉट कैलकुलेट इट इज मोमेंटम। फिर उसके लिए एक लॉ, ठीक है, एक एक्सप्रेशन दिया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 4 पाई। दिस इज द हाइजेनबर्ग's uncertainty principle। डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, डेल्टा पी इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 4 पाई। व्हाट इज एम डेल वी? वी नो दैट डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल वी। डेल्टा पी इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। मोमेंटम हमेशा किसके बराबर होता है? मास इंटू वेलोसिटी के बराबर। आप समझ रहे हैं? तो इट विल बी डेल्टा एक्स into delta v, the product of uncertainty in position and momentum will be equal to or greater than h divided by 4 pi into m. From here you can calculate what the uncertainty in position and the uncertainty in velocity of any object you can calculate। डेल्टा p के बदले हमने m into v लिखा। हाँ, del v लिखा। del v क्यों? Change in velocity, mass remains same। चलो इसको आप करते हैं। अब हम समझते हैं जिस तरीके से डी ब्रोगली वेव इक्वेशन मैंने आपको कल बताया, ठीक है, कि डी ब्रोगली वेव इक्वेशन इज ओनली एप्लीकेबल टू द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। फिर हमने वो प्रैक्टिकली आपको समझाया भी कि क्यों माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए डी ब्रोगली वेव इक्वेशन एप्लीकेबल है, क्यों वो बड़े पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपने उधर देखा क्योंकि वेव लेंथ जो बड़े पार्टिकल्स की है वो इतनी छोटी आती है कि आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं? तो लाइकवाइज जो हाइजेनबर्ग's अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग's अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये हाइजेनबर्ग's अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ये भी एप्लीकेबल है टू ओनली व्हाट? टू ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, मतलब लाइक इलेक्ट्रॉन। इन्हीं के लिए माइक्रोस्कोपिक बड़े पार्टिकल्स के एप्लीकेबल नहीं है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि एक फोटोन ऑफ लाइट से किसी कोई बंदा चल रहा है रास्ते पे, अगर हम उस पर टॉर्च की लाइट, आप समझ रहे हैं, टॉर्च की लाइट उस पर स्ट्राइक कर रहे हैं, उस बंदे की ना तो उस वक्त पोजीशन चेंज होगी ना तो मोमेंटम उसका चेंज होगा। आप समझ रहे? मतलब मान के चले कोई बंदा रास्ते से चल रहा है, एक डेफिनेट पाथ पे वो चल रहा है, ठीक है, वी आर स्ट्राइकिंग द लाइट ऑफ टॉर्च ऑन हिम, हम उस पर टॉर्च की लाइट फेंक रहे हैं, क्या उसकी पोजीशन चेंज होगी? क्या उसका मोमेंटम चेंज होगा? कुछ नहीं चेंज होगा, ठीक है। जबकि यही चीज हाइजेनबर्ग's अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ये केवल एप्लीकेबल है टू द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, नॉट मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। क्यों? हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए क्या आता है, ये एप्लीकेबल क्यों है। हम एक बाल लेते हैं, वी विल टेक अ बाल ऑफ मास 1 मिलीग्राम, ठीक है, हम एक बाल लेते हैं विथ मास ऑफ 1 मिलीग्राम। आप समझ रहे मेरी बात? तो हम प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी निकालते इस बात का, विच विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा? h 6.626 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई, हमारे पास जो एक्सप्रेशन वो क्या है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू एम। 4 ऐसे ही, ठीक है, इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू मास कितना लिया मैंने इसका? 1 मिलीग्राम, मतलब 10⁻⁻6 kg। तो ये आपने क्या किया? हम एक एप्लीकेबिलिटी पढ़ते हैं कि ये जो हाइजेनबर्ग's अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, व्हाई इट इज एप्लीकेबल ऑन टू द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है, व्हाई इट इज नॉट एप्लीकेबल टू मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, लार्ज पार्टिकल ऑफ मास से फॉर एग्जांपल 1 मिलीग्राम, व्हाई इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस, ठीक है। हमने क्या किया इसके लिए? वी विल सी द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी विल सी, ये कितना आ जाता है, फिर ये एप्लीकेबल है नहीं या क्यों नहीं। और इलेक्ट्रॉन के लिए भी हम क्या निकालेंगे? कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी।
तो हमने यहाँ पे हमें पता एक्सप्रेशन क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच डिवाइड बाई 4 पाई। मास कितना लिया हमने 1 मिलीग्राम 10⁻⁻6 kg। यू विल कैलकुलेट इट, द प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज अप्रोक्सीमेटली विल कम अप्रोक्सीमेटली 10⁻28 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आप देखो खुद ही ये इतना स्मॉल वैल्यू है, आप समझ रहे हैं 10⁻28। अगर आप अब इस पार्टिकल का साइज बढ़ाओगे, ठीक है, आप कितना लोगे 2 मिलीग्राम या 2 ग्राम लोगे, केजीज में लोगे, ये और ज्यादा प्रोडक्ट ऑफ जो पोजीशन और वेलोसिटी है ये और ज्यादा कम आ जाएगा। आप समझ रहे हैं, ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है किसका, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वी का। आप समझ रहे हैं, तो यही कारण है कि जो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए वैलिड है, जो आपको मैं एक बार दिखा सकता हूं। से फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रॉन लेंगे, इलेक्ट्रॉन हमें पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻31, ठीक है, केजी। हम इसका विल कैलकुलेट इट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, द प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन एंड वेलोसिटी किसके बराबर होगा 6.626 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, ठीक है, एच आप डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4 इंटू 3.14 पाई का वैल्यू इंटू मास कितना इलेक्ट्रॉन का 9.11 इंटू 10⁻31 kg। यू विल कैलकुलेट, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली समवट, ये आ जाएगा लगभग 10⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड के आसपास। तो इतना स्मॉल वैल्यू नहीं है जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप समझ रहे हैं, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमने डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी निकाला, तो फिर एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जिसका वेट हमने 1 मिलीग्राम लिया था, आप उन दोनों के बीच में कंपेयर करिए, आप देखिए इसका बहुत ही कम वैल्यू आ रहा है, आप समझे 10⁻28 मीटर पर सेकंड, जबकि एक इलेक्ट्रॉन का वही वैल्यू जब हमने निकाला डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी वो कितना है आपका 10⁻4 मीटर पर सेकंड। आप समझ रहे, और यही कारण मैंने अभी बताया आपको कि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी लाइक डी ब्रोगली इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली टू व्हाट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। लाइकवाइज जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है दैट इज आल्सो एप्लीकेबल टू व्हाट ओनली किसके लिए ओनली टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। अब मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे हम एक किसी वक्त की पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं, पोजीशन बता सकते हैं, मोमेंटम उस वक्त नहीं बता सकते। मान के चलिए हमारे पास एक ये ट्रैजेक्टरी एक पाथ है, यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इसका एक्सपेक्टेड पाथ है, यहां से इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, ये इस वक्त ओरिजिनल पाथ है इलेक्ट्रॉन का, यहां से आ रहा है ओरिजिनल, ठीक है, जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। आप समझे, हम इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कर रहे हैं विथ सम रेडिएशंस, ठीक है, वी आर irradiating this electron with some radiations photons। ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप से यही चीज सारी हम क्या कर रहे हैं, ये चीज हम देख रहे हैं माइक्रोस्कोप से, आप समझ रहे, वी आर सीइंग दिस होल थिंग व्हाट माइक्रोस्कोप, हम ये चीज देख रहे हैं ऊपर से माइक्रोस्कोप से। तो ये जो इस इलेक्ट्रॉन पे हम जो फोटॉन्स बम्बार्ड कर रहे हैं, ऑब्वियसली यहां से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर सुनो, यहां से ये फोटॉन जब हम इराडिएट कर रहे हैं, आप समझ रहे, दिस इलेक्ट्रॉन इज सब्जेक्ट टू द हाई फ्रीक्वेंसी फोटॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन इसका ओरिजिनल पाथ ये है एक्सपेक्टेड पाथ, तो जब हम इसको इराडिएट कर रहे हैं, आप समझ रहे, इसको सब्जेक्ट कर रहे हैं टू हाई फ्रीक्वेंसी फोटॉन, तो ये क्या कर सकता है, ये अपना पाथ या अपनी पोजीशन भी चेंज कर सकता है, इसका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। मान के चलिए ये इसका एक्सपेक्टेड पाथ है, ये इसका वेलोसिटी चेंज हो गया, और पाथ जो है, और जो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड फोटॉन है उसको हम देख रहे हैं कहां से, यहां से हम रिफ्लेक्टेड फोटॉन को देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये चीज हम देख रहे हैं, हमें क्या सामने आया, सबसे पहला पॉइंट ये, अगर हम वेवलेंथ लवर जो एनर्जी है वो लवर वेवलेंथ की इस्तेमाल करेंगे, जो फोटॉन्स है उनकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, वेवलेंथ कम होगी, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा, बहुत ज्यादा होगी। आप समझे, कंडीशन नंबर 1 में वी आर यूजिंग द एनर्जी विथ लो वेवलेंथ मींस हायर फ्रीक्वेंसी, आप समझे। अगर हम कम, क्योंकि आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू h/p, अगर हम वेवलेंथ जो एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं वो कम वेवलेंथ की इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब वेलोसिटी जिसकी बहुत ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत ज्यादा होगी, तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हमने इस वक्त जिस बार हमने वेवलेंथ क्या की, कम,
आप समझे, एनर्जी कम वेवलेंथ की इस्तेमाल की, तो इसका मतलब वेलोसिटी उसकी बहुत ज्यादा होगी। इससे क्या होगा, जो मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का होगा वो काफी ज्यादा चेंज होगा, वो इतना ज्यादा चेंज होगा कि हम उसका मोमेंटम उस वक्त कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। आप समझे, जिस वक्त हमने वेवलेंथ क्या ली, बहुत ही कम, क्योंकि मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का बहुत ज्यादा बढ़ गया। आप समझे, पोजीशन इस बार कैलकुलेट कर सकते हैं। आप समझे, दूसरी बार हम क्या करेंगे, जो वेवलेंथ है वो ज्यादा बड़ी इस्तेमाल करेंगे, मतलब जो एनर्जी है वो हायर वेवलेंथ की इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी। इस बार जो मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का है उतना ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है। आप समझे, इस बार हम मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर पोजीशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब नहीं हुआ, अपने पास में घूम रहा है और हम नहीं लोकेट कर पा रहे कि उसकी परफेक्ट पोजीशन क्या है, कहां है। तो ये चीज है कि ये डिपेंड करता है टू कैलकुलेट द पोजीशन एंड द मोमेंटम, इट डिपेंड्स कि आप किस एनर्जी की वेवलेंथ को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप लोअर एनर्जी की वेवलेंथ को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इस इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आप मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते, मगर पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप एनर्जी हायर वेवलेंथ इस्तेमाल करोगे, मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी की इस्तेमाल करोगे, आप पोजीशन में मोमेंटम उतना ज्यादा चेंज नहीं होगा। मोमेंटम आप इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर उसकी पोजीशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सामने आती है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई an electron does not exist in the nucleus। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता है? आपको पता है जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियर डायामीटर है, रेडियस है, दैट इज 10 raised to power, शाबाश, दैट इज 10 raised to power -15 मीटर। जो न्यूक्लियस का डायामीटर है दैट इज 10 raised to power -15 मीटर। इफ वी आर सपोज दैट इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन दिस एरिया, हम अगर सपोज करेंगे कि इलेक्ट्रॉन इतनी डायामीटर में है, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, इसका डेल्टा एक्स हो जाएगा 10 raised to power -15 मीटर्स। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हम क्या समझ रहे हैं, व्हाई एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। मैं बोल रहा हूं कि न्यूक्लियस की जो डायामीटर होती है, न्यूक्लियर डायामीटर, वो कितना है, 10 raised to power -15 meters। If we suppose that electron now will remain in the nucleus, so what will be its delta x? Uncertainty position कितनी हो जाएगी, 10 raised to power -15। डेल्टा एक्स कैसे होगा 10 raised to power? क्योंकि न्यूक्लियस का हम सपोज करें न्यूक्लियस इतना है, इसका डायमीटर इतना है, आप समझ रहे हैं, तो इस डायमीटर की ये डायमीटर कितना है, 10 raised to power -15 मीटर। तो इसका मतलब है कि इसकी पोजीशन तो इसी 10 raised to power -15 मीटर के अराउंड है ना, इसी में है ना, तो इसका डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, 10 raised to power -15 मीटर। अगर हम निकालेंगे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किसके बराबर होता है, h/4 पाई। हम क्या निकालेंगे, इसका डेल्टा, हम क्या कैलकुलेट करेंगे, शाबाश, डेल्टा वी कैलकुलेट, हम डेल्टा वी कैलकुलेट करेंगे। हम डेल्टा वी किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू, शाबाश, h 6.626 इंटू 10 raised to power -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू, शाबाश, डेल्टा वी कितना हमने लिया, एम कितना लिया, शाबाश, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10 raised to power -31 kg इंटू डेल्टा एक्स कितना लिया हमने, 10 raised to power -15। तो ये जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, इट विल अप्रोक्सीमेटली कम 5.7 इंटू 10 raised to power 10 मीटर पर सेकेंड, विच इज दिस वेलोसिटी, दिस चेंज इन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ व्हाट, द स्पीड ऑफ लाइट, है ना। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3.0 इंटू 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। और हम इलेक्ट्रॉन का कितना बता रहे हैं, डेल्टा वी, वेलोसिटी की चेंज कितनी बता रहे हैं, जो हमने कैलकुलेट इधर से की, इट इज 5.7 इंटू 10 raised to power 10 मीटर पर सेकेंड। इट इज इम्पॉसिबल, एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैव सच चेंज इन वेलोसिटी। आप समझ रहे हैं, तो ये रीजन है कि इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता है। ठीक है, दिस इज ऑल, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, थैंक यू।